नमस्कार। स्वागत है आप सभी का सीएचओ राजस्थान, सीएचओ मध्य प्रदेश, सीआरपीएफ स्पेशल कम्युनिटी क्लासेस के अंदर, जहां हम आज पढ़ेंगे डेमोग्राफी के बारे में। डेमोग्राफी में से कई क्वेश्चंस बनते हैं जो आपको एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। जैसे डेमोग्राफी का मतलब क्या है। यहाँ दो शब्द है, एक है डेमो, दूसरा है ग्राफी। तो हमने पढ़ रखा है यहाँ पर डेमोस मीन्स पीपल, यानी कि लोग। डेमोस यानी कि पीपल, लोग। और आपने देखा होगा डेमोग्राफिक वेरिएबल या डेमोग्राफिक डेटा, जिसमें हम लोगों के बारे में जानकारी जुटाते हैं। सो डेमोस मीन्स पीपल और ग्राफो मीन्स टू राइट, यानी कि टू स्टडी। So demography means study of people, to write about people, लोगों के बारे में स्टडी और लोगों के बारे में लिखना। लोगों के बारे में क्या स्टडी होगी कि कितने लोग हैं, कहाँ लोग ये रहते हैं, इनकी जनसंख्या घट रही है या बढ़ रही है, क्या बदलाव आ रहे हैं जनसंख्या। सो आपको याद रखना है ये शब्द डेमोग्राफी प्रचलन में कैसे आया। तो एक नाम याद रखना है, जॉन ग्रंट। जॉन ग्रंट जॉन ग्रंट ने सबसे पहले ये वर्ड डेमोग्राफी कॉइन किया मतलब प्रचलित किया। सो डेमोस मीन्स पीपल, ग्राफोस मीन्स टू राइट और टू स्टडी। सो डेमोग्राफी इज स्टडी ऑफ पीपल। सो यहाँ पर जनसंख्या, जनगणना जैसे शब्द आपने सुन रखे होंगे, उनके बारे में हम पढ़ेंगे। सो डेमोग्राफी के एलिमेंट्स क्या क्या है। आपको क्वेश्चन पूछेंगे कि लोगों की स्टडी किन हेडिंग्स में करेंगे हम। तो यहाँ पर तीन एलिमेंट्स याद रखने हैं आपको डेमोग्राफी के, तीन घटक, 3 एलिमेंट्स। सो एलिमेंट्स के अंदर क्या क्या आएगा। जैसे हम कहते हैं कि भारत जनसंख्या के हिसाब से वर्ल्ड में सेकंड है आफ्टर चाइना। इंडिया इज सेकंड लार्जेस्ट कंट्री ऑफ द वर्ल्ड, पॉपुलेशन के हिसाब से देखें। यानी कि दुनिया में लगभग 7.2 बिलियन लोग हैं और उसमें से 1.3 बिलियन कहां पर है, इंडिया में। यानी कि दुनिया का हर छठा व्यक्ति, एवरी 6th पर्सन इन द वर्ल्ड, हर छठा व्यक्ति दुनिया का धरती पे जो है वो इंडियन। सो पॉपुलेशन की स्टडी, सबसे पहला जो पैरामीटर वो होगा साइज। साइज इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी। साइज इंक्रीज कैसे होगी, जब बर्थ रेट ज्यादा होगी, नए लोग पैदा होंगे ज्यादा स्पीड से, तो साइज इंक्रीज। डिक्रीज कैसे होगी, डेथ्स। सो यहाँ जनसंख्या घटेगी या बढ़ेगी, ये दो मेन बातों पर निर्भर करता है, बर्थ रेट एंड डेथ रेट। और तीसरा एक फैक्टर और आता है, वो है माइग्रेशन। माइग्रेशन मतलब एक जगह से दूसरी जगह चले जाते हैं कुछ लोग, तो उस जगह की जनसंख्या कम हो जाएगी और जहां जा रहे हैं उस जगह की जनसंख्या बढ़ सकती। सो साइज इज द फर्स्ट कंपोनेंट। दूसरा क्या होगा, कॉम्पोजिशन। कॉम्पोजिशन में मेल कितने, फीमेल कितने, या फिर एज वाइज भी देखें तो हम कहते हैं कि इंडिया इज वन ऑफ द यंगेस्ट कंट्री ऑफ द वर्ल्ड। इंडिया की 65% जनसंख्या जो है वो प्रोडक्टिव है, मतलब 15 से 65 साल की उम्र के बीच में है। तो कॉम्पोजिशन जेंडर वाइज, एज वाइज, उसके घटक कौन कौन लोग हैं इस जनसंख्या में, वो होता है सेकंड। और तीसरा होता है डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्ट्रीब्यूशन, क्या ये रूरल में है, क्या ये अर्बन में है, इस हिसाब से जियोग्राफिक डिस्ट्रीब्यूशन। जियोग्राफिक डिस्ट्रीब्यूशन यानी कि भारत में ज्यादातर जनसंख्या कहाँ है, तो आप कहेंगे मोस्ट पॉपुलर स्टेट यूपी। सो इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन
ऑफ पॉपुलेशन अकॉर्डिंग टू टेरिटरी, एरिया वाइज डिस्ट्रीब्यूशन भी देख सकते हैं। सो तीन कंपोनेंट है डेमोग्राफी में, जनसंख्या की साइज, जनसंख्या का कॉम्पोजिशन और जनसंख्या का डिस्ट्रीब्यूशन। अब बेसिकली डेमोग्राफी से आपको क्या क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, उसमें से जनगणना, सेंसस पे अक्सर ये सवाल आते हैं और बहुत लोग इसमें कंफ्यूज रहते हैं। और क्वेश्चन क्या है कि फर्स्ट सेंसस इन इंडिया वाज कंडक्टेड इन, आपको कमेंट करके बता दें भारत में पहली जनगणना कब हुई? 1871, 1881, 1891, 1901। पहली जनगणना आजादी से पहले हुई थी, ये तो तय है। कब हुई? 1871 या 1881? जिन लोगों के पास कंप्लीट कंसेप्ट नहीं है वो कंफ्यूज हो जाते, और जो लोग 1871 आंसर दे रहे हैं उनके लिए मैं कह दूं 1871 में इंडिया में एक ट्रायल सेंसस हुआ, इनकम्प्लीट सेंसस था वो, और ये सिर्फ ट्रायल सेंसस था। और सेंसस का मतलब होता है, जनगणना का मतलब होता है पूरे देश भर में सभी लोगों की गणना, जनगणना कहलाती। सो 1871 में प्रयास जरूर हुआ था, लेकिन ये कंप्लीट सेंसस नहीं था। तो आंसर क्या होगा कि पहला कंट्री वाइड यानी कि फुल देश का जो सेंसस हुआ था इंडिया के अंदर, वो कब हुआ था? तो आपको बताना है 1881। मोस्टली ऑप्शंस के अंदर दोनों नहीं दिए हुए रहेंगे, लेकिन यदि दोनों एक साथ भी दिए हुए होंगे तो आपको आंसर देना है 1881। याद रख लेना, सिर्फ रटे रटाए कंसेप्ट्स पे फोकस मत करना, लॉजिक यूज करना। अब सेंसस यानी कि जनगणना क्या है? तो जनगणना 1881 से लगाकर हर दशक में एक बार होती है। डेकेड मतलब दशक, 10 साल में एक बार। जैसे 1880 से 1890 के बीच जो 10 साल थे उनका एक दशक। अगली कब हुई? 1881 के बाद 1891, यानी कि दशक, डेकेड का जो फर्स्ट ईयर ऑफ डेकेड, दशक का पहला साल कौन सा? जैसे 2001 इस दशक का पहला साल है, तो यहाँ 2001, 2011। अब नेक्स्ट जो सेंसस होगा वो होगा 2021। इसकी तैयारियां चल रही थी, लेकिन कोविड-19 की वजह से ये सेंसस की प्रक्रिया डिले हो रही है। तो लास्ट सेंसस कब हुआ था भारत में? तो आपको याद है 2011 में हुआ था जनगणना। 10 साल में एक बार, दशक के पहले साल के अंदर ये जनगणना करवाई जाती है। अब इस जनगणना के अंदर दो चीजें, हम जिस जगह के निवासी है वहां के काउंट किए जाएं, या प्रेजेंटली हम जहां रह रहे हैं वहां काउंट किए जाए। आपको याद रखना है कि आप राजस्थान के मूल निवासी हो और आप गुजरात में काम कर रहे हो, तो जब जनगणना होगी तो आपको राजस्थान में गिना जाएगा या गुजरात में गिना जाएगा? कमेंट करके आंसर बताना। मतलब आप हो राजस्थान के मूल निवासी लेकिन काम गुजरात में कर रहे हो, तो कहाँ पे काउंट होगा? वरना दोनों जगह गिना तो डबल हो जाएगा, जनसंख्या डबल आ जाएगी यहाँ पर। सो इसके लिए आपको दो शब्द याद रख, बिल्कुल, डी फैक्टो एंड डी ज्यूरी। सो पहला शब्द है डी फैक्टो। ध्यान से सुनिए क्योंकि ज्यादातर लोग ये बता भी नहीं पाएंगे आप लोगों को। डी फैक्टो मतलब फैक्चुअली का मतलब क्या है? एक्चुअली। यहां जब अपन देखें कि पर्सन इज ट्रीटेड एज ए रेजिडेंस ऑफ वेयर ही इज अवेलेबल एट द टाइम ऑफ कॉन्टैक्ट, यानी कि फैक्चुअली यानी कि जो एक्चुअली जहां पाया गया, जहां प्रेजेंट है उसी जगह का माना जाएगा, तो वो होता है डी फैक्टो, चाहे वो परमानेंट रेजिडेंट किसी और प्लेस का भी क्यों ना हो। आप हकीकत में जहां प्रेजेंट हो वहां के माने जाओ
तो वो कहलाता है डी फैक्टो। और आप जहां के लीगली हो, आप जहां के मूल निवासी हो, लीगली जहां के रहने वाले हो, उसके लिए एक वर्ड आता है डी ज्यूरी। डी ज्यूरी, ज्यूरी जस्टिस, जैसे आपने सुना होगा ना, लीगल सिस्टम जस्टिस, डी ज्यूरी। तो डी ज्यूरी मतलब जो व्यक्ति लीगली यानी कि कानूनन जिस प्लेस का रेजिडेंट यानी कि मूल निवासी होगा, वो उसी जगह का गिना जाएगा, चाहे वो काम करते वक्त एक्चुअली सेंसस के वक्त किसी और जगह पर ही क्यों ना रह रहा हो। तो आपको याद रखना है डी फैक्टो मतलब जो जहां है वहीं का गिना जाएगा, और डी ज्यूरी मतलब जो जहां का मूल निवासी है, जहां का ओरिजिनल निवासी है, वहीं पे गिना जाएगा, चाहे वो काम कहीं और क्यों नहीं कर रहा हो। अब इंडिया के अंदर कौन सा सिस्टम, डी फैक्टो है या डी ज्यूरी है? करंटली अभी अभी जब जनगणना पिछली हुई थी 2011 में या आगे होगी, तो कौन सा प्रोसेस यूज किया? तो आपको बताना है डी ज्यूरी, जो जहां मूल निवासी है जहां का, वहीं पे गिना जाएगा। जो जहां मूल निवासी है वहीं पे गिना जाएगा। क्यों? क्योंकि उसके घर वाले उसकी जानकारी दे देंगे, चाहे वो काम बाहर कर रहा हो या फिर बिजनेस बाहर कर रहा हो। सो आपको याद रखना है, इंडिया में डी फैक्टो हुआ करता था सेंसस कब तक? आजादी से पहले 1931 तक। 1931 तक फैक्चुअली मतलब क्या था कि जो आदमी जहां एक्चुअली पाया जाता था उसको वहीं का ही गिन लेते थे। जैसे जो मारवाड़ी बिजनेस करने के लिए पुणे में था, उसको जनसंख्या में पुणे में ही गिन लिया। लेकिन 1941 ऑनवर्ड्स यानी कि आज की स्थिति और आजादी के बाद की स्थिति क्या है, जो जहां का लीगल होगा मूल निवासी वहीं पे गिना जाएगा, यानी कि डी ज्यूरी। कंफ्यूज नहीं होना है। यानी कि करंटली सेंसस 2021 का जब होगा और आप लोग जिस जगह पे होंगे उस जगह के काउंट नहीं किए जाओगे, आप जहां के मूल निवासी हो वहीं पे सेंसस में आपकी जानकारी आएगी। तो ये डी फैक्टो और डी ज्यूरी। अब आजादी के बाद से, क्योंकि आजादी के बाद पहला सेंसस कब हुआ? 1951 में। 1951 में, क्योंकि भारत आजाद कब हुआ? 15 अगस्त 1947 को। तो आजादी के बाद से कितने सेंसस हो गए हैं इंडिया के अंदर? आजादी के बाद से इंडिया के अंदर 2011 का सेंसस जो लास्ट सेंसस था, अब तक कितने सेंसस हो गए? तो लास्ट सेंसस जो है वो 2011 का जो है वो आजादी के बाद से 7वां सेंसस था। सेंसस मतलब जनगणना, और अभी एक जनगणना होगी 2021 में। और मैं चाहता हूं जब ये 2021 की जनगणना हो, उसमें आपका नाम फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर्स की बजाय नर्सिंग ऑफिसर या कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर, जो भी आपके नाम के आगे लगे वो लग जाना चाहिए। जनगणना में आपके नाम के आगे से अनएम्प्लॉयड कैटेगरी हट जाए और उसकी जगह क्या लग जाए? एम्प्लॉयड। तो ये जनगणना के बारे में पूछे जाने वाले क्वेश्चंस। अब जब हम देखें डेमोग्राफी के अंदर जो दूसरा क्वेश्चन आता है, क्योंकि जनसंख्या कितनी होगी किसी भी एरिया की पॉपुलेशन, तो जो लोग पैदा हो रहे हैं बर्थ एक साल, उसमें से कितनों की डेथ हो जाती है, तो वो होगी पॉपुलेशन की ग्रोथ, जनसंख्या की ग्रोथ। तो यहाँ भारत के अंदर कानूनी तौर पर बर्थ यानी कि जन्म और डेथ यानी कि मृत्यु का पंजीकरण करवाना, रजिस्ट्रेशन करवाना कंपलसरी है। और ये क्वेश्चन कई बार आया हुआ है, रजिस्ट्रेशन ऑफ बर्थ शुड बी डन विद इन हाउ मेनी डेज? रजिस्ट्रेशन ऑफ बर्थ कितने दिनों में होगा? कमेंट करिए फास्ट। रजिस्ट्रेशन ऑफ बर्थ, इसकी जगह यदि डेथ भी पूछते हैं तो भी भारत में कानून एक ही है, रजिस्ट्रेशन ऑफ बर्थ एंड डेथ एक्ट ऑफ इंडिया। और ये एक्ट बना 1969 में। इसमें कई संशोधन हुए। 1987 में संशोधन हुआ, 1992 में संशोधन हुआ। संशोधन का मतलब एक्ट में कुछ बदलाव हुए, लेकिन मेन एक्ट का नाम वही रहता है। सो अकॉर्डिंग टू बर्थ एंड डेथ रजिस्ट्रेशन एक्ट 1969, भारत में मौजूदा जो लिमिट है बर्थ और डेथ के रजिस्ट्रेशन की, वो है 21 डेज। 21 डेज।
अब पहले ये लिमिट 7 और 14 दिन हुआ करती थी। कुछ आंसर की आपको अभी भी वही पुरानी जानकारी देंगी, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। तो बर्थ और डेथ जनसंख्या को बढ़ाने या घटाने में इंपॉर्टेंट योगदान देते। ऐसे ही अब जनसंख्या अपन देख रहे हैं कि पहले भारत की 80% जनसंख्या रूरल हुआ करती थी, ग्रामीण इलाके में रहती थी। अब अपन आजकल कहते हैं कि भारत की लगभग 70% जनसंख्या ही रूरल, यानी कि जो 10% लोग हैं वो रूरल एरिया से शिफ्ट होके कहां पे आ गए, शहरों के अंदर रोजगार की तलाश में, बेहतर जीवन के तलाश में। तो ये 10% घटा कहां पर, रूरल में, और बढ़ा कहां पर, अर्बन। अर्बन में, शहरी इलाकों में आप देख रहे हो आजकल स्लम्स, भीड़ भाड़ और काफी सुविधाओं के लिए मारामारी हो रही है, क्योंकि लोग जो है वो औद्योगिकीकरण, रोजगार के लिए माइग्रेट हो। और ये माइग्रेशन जो है एक तो देश के अंदर ही हो रहा है, भारत में गांव से शहर में आ गए है ना, तो ये तो नेशनल लेवल का माइग्रेशन। लेकिन कुछ लोग क्या थे, दूसरे देशों में जाकर सेटल किया, वो होता है इंटरनेशनल माइग्रेशन। जैसे आप लोगों में से कई टैलेंटेड लोग कहां जाके सेटल हो जाएंगे, अमेरिका। अमेरिका जाना है क्या, नहीं, सीएचओ में वापस जहां भी बाहर है इंडिया में, वो भी चाहते हैं कि वो राजस्थान आ जाए। सो बेसिकली यहाँ पर माइग्रेशन में दो शब्द, जैसे आप इंडिया से अमेरिका जाते तो इंडिया से क्या हो गए, आउट, इंडिया को छोड़ दिया, और एंटर कहां कर दिया, अमेरिका। सो इंडिया में एक आदमी कम, अमेरिका में एक आदमी बढ़ जाएगा। सो यहाँ पर जो कंट्री हम छोड़ के जा रहे हैं उसके लिए क्या शब्द प्रयोग में करेंगे, और जो कंट्री में हम रिसीव हो रहे हैं, जहां हम एंटर हो रहे हैं, उसके लिए क्या वर्ड प्रयोग करेंगे। आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है, शॉर्ट में बता देता हूं मैं। यहाँ पर आपको एक शब्द याद रखना है इंटरनेशनल माइग्रेशन के अंदर, वो है एमिग्रेशन, EMI। एमिग्रेशन इज फ्रॉम द कंट्री लेफ्ट, जो कंट्री हमने छोड़ दी है, ई। एमिग्रेशन, तो ई से आपको याद रखना एग्जिट, जिस कंट्री से हमने एग्जिट कर लिया है उस कंट्री के लिए हम हो गए हैं एमिग्रेट, और जिस कंट्री में हमने एंटर कर लिया है, यानी कि आई से शुरू होगा ये, इमिग्रेशन, यानी कि जहां हमने एंट्री कर ली मतलब हम इन हो गए, जहां पर रिसीविंग कंट्री के लिए हम क्या कहलाएंगे, इमिग्रेंट। इमिग्रेंट, तो आप याद रखना, जो रोहिंग्यास का मुद्दा चल रहा था, रोहिंग्यास बांग्लादेश से उन्होंने एग्जिट करा, यानी कि वो वहां से एमिग्रेट हो गए और भारत में आकर इमिग्रेट, यानी कि इमिग्रेंट की तरह रह रहे थे, शरणार्थी की तरह रह रहे थे। ये दो शब्द याद रखना, जहां से एग्जिट वहां एमिग्रेशन, जहां एंट्री यहाँ इन हुए वह इमिग्रेशन फॉर द रिसीविंग नेशन। अब डेमोग्राफी के अंदर जो अपने को क्वेश्चन पूछा जाता है वो है डेमोग्राफिक साइकिल। डेमोग्राफिक साइकिल क्यों, क्योंकि कुछ देश ऐसे हैं जहां बर्थ रेट अभी भी बहुत हाई है, डेथ रेट अभी भी बहुत हाई है, लेकिन उनकी जनसंख्या ज्यादा नहीं बढ़ रही, क्योंकि जितने लोग पैदा हो रहे हैं लगभग उतने ही मर रहे हैं सालाना। अब कुछ देश ऐसे हैं जहां पे बर्थ रेट काफी ज्यादा है डेथ रेट के मुकाबले, तो वहां कुछ जनसंख्या बढ़ रही है। कुछ लोग ऐसे हैं जहां डेथ रेट भी बहुत लो, बर्थ रेट भी बहुत लो, वहां जनसंख्या बढ़ी नहीं रही। तो इस प्रकार से अलग अलग देश अलग अलग अवस्थाओं में हैं डेमोग्राफिक साइकिल के। तो डेमोग्राफिक साइकिल के भारत आज के दिन कौन सी अवस्था में है, डेमोग्राफिक साइकिल की कौन सी स्टेज में है इंडिया। सो अकॉर्डिंग टू डेमोग्राफिक साइकिल करंटली इंडिया इज इन which of the following phase, high stationary, early expanding, late expanding और low stationary। यहाँ दो शब्द दिख रहे हैं, अर्ली और लेट, और फिर आपको दो शब्द दिख रहे हैं, स्टेशनरी मतलब रुका हुआ, स्टेशन पे गाड़ी खड़ी रहती है ना, वहां पे रुका हुआ मतलब फिक्स है, बढ़ नहीं रहा, ना घट रहा है ना बढ़ रहा है, उसी लेवल पे है अभी, उसी लेवल पे। और एक्सपैंडिंग का मतलब क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। अर्ली का मतलब क्या है कि शुरुआत है ये एक्सपैंड होने की, और लेट का मतलब है कि ये एक्सपैंड होते होते अब कम होने लग गए। सो यहाँ आपको आंसर देना है, भारत डेमोग्राफिक साइकिल के कौन सी अवस्था। तो अभी करंटली इंडिया जो है वो डेमोग्राफिक साइकिल के लेट एक्सपेंडिंग स्टेज के, मतलब पहले हमारी जनसंख्या काफी तेज गति से बढ़ रही थी, अभी फैमिली प्लानिंग के कुछ मेथड्स का प्रयोग बढ़ रहा है,
और जनसंख्या स्थायीकरण की तरफ जा रहे हैं हम, लेकिन अभी भी हम दो हमारे दो और रिप्लेसमेंट लेवल हासिल नहीं कर पाए, तो जनसंख्या बढ़ तो रही है लेकिन धीमे गति से। इसीलिए हम कौन सी स्टेज में हैं? लेट एक्सपेंडिंग। तो आपको पूछे कि डेमोग्राफिक साइकिल क्या है, इसकी कितनी स्टेजेस होती है और दूसरे देश कौन सी अवस्थाओं में है, तो हम क्विकली एक और चीज देख लेते हैं। डेमोग्राफिक साइकिल जैसे मैंने बताया, बर्थ रेट और डेथ रेट का तालमेल। आप इसको अपनी इनकम और एक्सपेंडिचर से भी देख सकते हैं। जब अपनी इनकम और खर्चा बराबर होगा तो अपनी बचत क्या होगी? जीरो। तो हम क्या करते हैं? इनकम बढ़ाने की कोशिश करेंगे, खर्चे उतने ही रहेंगे, तो हमारी थोड़ी बचत है। लेकिन जब हम इनकम नहीं बढ़ा रहे तो हम कोशिश क्या करें? खर्चा कम कर लें, तो भी कुछ बचत होगी। सो इस प्रकार से डेथ रेट और बर्थ रेट का डिफरेंस होता है पॉपुलेशन ग्रोथ। पॉपुलेशन ग्रोथ, ग्रोथ, डेथ रेट और बर्थ रेट का डिफरेंस। सो अब यहाँ बर्थ रेट और डेथ रेट में कितना डिफरेंस है, उस देश की ग्रोथ उतनी ही होगी। तो डेमोग्राफिक साइकिल के 5 स्टेजेस, फर्स्ट वन, सेकेंड वन, थर्ड वन, फोर्थ एंड फिफ्थ। ये एक साइकिल के जैसे है। जैसे आज इस स्थिति में आगे 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 प्रोग्रेस हो सकती है। अब साइक्लिक स्टेजेस के अंदर जब हम बात करें आजादी से पहले, तो आपने देखा हुआ था आजादी से पहले भारत में बर्थ रेट बहुत ही ज्यादा था और हर परिवार में लगभग 6 से 8 सदस्य हुआ करते थे। एक महिला के 6 से 8 बच्चे हुआ करते थे, यानी कि बर्थ रेट क्या थी? हाई। लेकिन डेथ रेट भी क्या थी? बहुत ही ज्यादा। कैसे? कोई सांप काटने से मर रहा, कोई लड़ाई में जाने से मर रहा, कोई महामारी से मर रहा, कोई छोटी माता से, कोई बड़ी माता से। तो इस प्रकार से लोग लंबा नहीं जीते थे और औसत उम्र लगभग 50 साल के आसपास थी। और उस वक्त जो 50 साल जी जाता था, लोग कहते थे हाँ बढ़िया भाई, इसने तो खूब लंबी जिंदगी जी। लेकिन तब तब ग्रोथ जीरो, स्टेशनरी मतलब क्या था? रुका हुआ हाथ था, जनसंख्या बढ़ नहीं रही। यानी कि आपको याद रखना है कि बोथ बर्थ रेट एंड डेथ रेट्स आर हाई एंड इक्वल। जितनी डेथ रेट है और बर्थ रेट है वो इक्वल है, लेकिन हाई है इसलिए नाम पड़ा हाई, लेकिन इक्वल है इसलिए उधर ही जनसंख्या बढ़ घट नहीं रही, इसलिए हाई स्टेशन। और भारत में ये अवस्था थी 1920 में। आपके दादा परदादा के टाइम पे ये अवस्था होती। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ कि डेथ रेट कम होने लगी, लेकिन बर्थ रेट तो हाई थी, यानी कि बर्थ रेट रिमेन्स हाई, बर्थ रेट रिमेन्स हाई एंड अनचेंज्ड। लेकिन डेथ रेट में थोड़ी सी गिरावट हुई, थोड़ी सी गिरावट हुई क्योंकि थोड़ा स्वास्थ्य सुविधाओं का सुधार हुआ। तो क्या हुआ? जनसंख्या बढ़नी शुरू हुई, मतलब एक्सपैंड होना शुरू हुई। लेकिन ये जस्ट बिगिनिंग है एक्सपैंड होने की, इसलिए हम इसको कह सकते हैं अर्ली एक्सपेंडिंग। इसलिए आप देख सकते हैं अफ्रीका के देश जहां बर्थ रेट तो अभी भी हाई है, डेथ रेट थोड़ी कम होने लगी है, तो वहां जनसंख्या अभी धीमी गति से बढ़ रही है। अब बाद में आगे जाकर क्या हुआ कि भारत ने फर्टिलिटी को कंट्रोल करा, तो डेथ रेट तो और कम हुई ही हुई है, बर्थ रेट में भी थोड़ी गिरावट आई, लेकिन अभी भी बर्थ रेट जो है वो डेथ रेट से ज्यादा है। बर्थ रेट जो है डेथ रेट से ज्यादा है, तो बर्थ रेट ज्यादा है तो एक्सपेंड हो रही है, लेकिन ये अवस्था क्या है? लेट एक्सपेंड। यहाँ पर चाइना, सिंगापुर, इंडिया डेमोग्राफिक साइकिल की कौन सी अवस्था में? लेट एक्सपेंडिंग अवस्था। अब कुछ देश जो यूरोप के हैं, जो औद्योगिक क्रांति में काफी आगे बढ़ गए, उन्होंने क्या कर लिया, वहां एक ही बच्चा है, लोग शादी नहीं कर रहे, तो उनके बर्थ रेट काफी कम हो गए। और डेथ रेट तो लोग लंबा जी रहे हैं वहां पर, तो वो डेथ रेट और बर्थ रेट लो है और दोनों बराबर, तो दोनों बराबर है तो स्टेशनरी, और लो है इसलिए लो स्टेशनरी। यहाँ भी जनसंख्या फिक्स होगी। और यहाँ पर ऑस्ट्रिया या स्वीडन ये 1980 से 85 के टाइम में इस अवस्था में थी। अब वहां पे क्या हुआ, जैसे जर्मनी, हंगरी, इन देशों के अंदर जनसंख्या घट रही है, तो लास्ट स्टेज क्या हो सकती है? डिक्लाइनिंग फेज। तो यहाँ पर बर्थ रेट तो बहुत लो हो गई, क्योंकि लोग शादी नहीं कर रहे वहां पर, बच्चे ही पैदा नहीं हो रहे वहां पर। तो आपको याद रखना है बर्थ रेट जो है वो डेथ रेट से भी कम हो गई, तो जनसंख्या जो है वो भी घटने लगेगी, और इसको हम कहते हैं डिक्लाइनिंग। डिक्लाइनिंग। सो ये डेमोग्राफिक साइकिल के 5 स्टेजेस। अब भारत में जनसंख्या को कंट्रोल करने के क्या क्या प्रयास हुए हैं आजादी के बाद से, तो फैमिली प्लानिंग का प्रोग्राम शुरू करने वाला भारत दुनिया का पहला देश था।
आजादी के बाद से ही जब जवाहरलाल नेहरू जी पहले प्रधानमंत्री बने 1950 के अंदर उन्होंने प्लानिंग कमीशन बनाया था। प्लानिंग कमीशन क्या करने का काम करता था? योजना आयोग योजनाएं बनाता था, 5-5 साल की योजनाएं। इनको हम पंचवर्षीय योजना या 5 इयर्स प्लान कहते हैं। तो आजादी के बाद से ही पहले फर्स्ट ईयर प्लान्स में ही, पहले 5 ईयर प्लान के अंदर ही फैमिली प्लानिंग के लिए प्रोग्राम आ गया। सो भारत का फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम 1951 से 1952 में शुरू हुआ। अब आप सोच रहे होंगे कि सर ये 1951 और 1952 क्यों? तो आपको एग्जाम में अलग अलग ऑप्शंस मिल सकते। मोस्टली आप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की वेबसाइट देखोगे, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर की वेबसाइट पे लिखा है कि भारत में फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम कब शुरू हुआ? 1952 में। जबकि आप के पार्क या कुछ और बुक्स में देखोगे तो वो लिखा हुआ है 1951। सो मोस्टली जो योजना बनी वो पहले 5 साल का जो प्लान था, फर्स्ट 5 ईयर प्लान, उसमें बनी। सो 1952 में 1952 के अंदर इंडिया जो है वो वर्ल्ड का फर्स्ट कंट्री था क्या लॉन्च करने में? फर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड टू लॉन्च फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम। और फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम का लोगो क्या है? आपने देखा होगा, इन्वर्टेड रेड ट्राइंगल, लाल कलर का ये उल्टा ट्राइंगल। और पहले जो स्लोगन था वो था हम दो हमारे दो। लेकिन अब क्या है कि ये फैमिली प्लानिंग है। तो अभी जो करंट स्लोगन आ रहा है, अपन आगे मिशन परिवार विकास पढ़ेंगे। करंटली जो स्लोगन यानी कि जो नारा दे रही है सरकार वो है जोड़ी जिम्मेदार। जोड़ी यानी कि हस्बैंड वाइफ, जोड़ी जिम्मेदार। कौन सी जोड़ी जिम्मेदार होगी? जो प्लान करे परिवार, प्लान करे परिवार। अब ये जोड़ी जिम्मेदार क्या कर रही? ये हस्बैंड और ये वाइफ की जो जोड़ी है प्लानिंग कर रही, पहला बच्चा कब, पहले और दूसरे बच्चे के बीच कितना अंतराल, टोटल बच्चे कितने, ये सब पूरी प्लानिंग क्या कहलाती है? फैमिली प्लानिंग। लेकिन आपको याद होगा इमरजेंसी और आपातकाल के दौरान लेट श्रीमती इंदिरा गांधी जब भारत के प्रधानमंत्री थी तब फोर्सफुल फैमिली प्लानिंग हो रही थी। आपने देखा होगा पकड़ पकड़ के नसबंदियां हो रही थी, कुंवारों की भी नसबंदी, और नसबंदी जिन्होंने नहीं करवाई उनको अस्पताल में जेल में पटक दिया जा रहा था। टारगेट दिया हुआ था अस्पताल वालों कि हफ्ते में इतनी नसबंदी करनी ही करनी। तब आपातकाल के बाद भारत में फैमिली प्लानिंग नाम से ही लोग डरने लगते। तो जैसे 1975 में आपातकाल लगा भारत में, 1975 में इमरजेंसी लगी, उसके बाद इंदिरा गांधी जी की सरकार गिर गई और नेक्स्ट जो गवर्नमेंट आई उसने पहला ही काम करा कि भाई साहब ये फैमिली प्लानिंग का नाम ही बदल दो। तो 1977 के अंदर ये क्वेश्चन पूछा जाएगा आपको कि जो फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम था पहले वो फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम में बदल दिया, परिवार कल्याण कार्यक्रम नाम रख दिया। तो फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम जो 1952 में शुरू हुआ था उसको रीनेम कर दिया और नाम पड़ गया उसका नेशनल फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम 1977। और भारत की नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी कब आई? तो आपको बताना है साल 2000। नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी। ये कुछ बेहद इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। और अब जैसे मैंने बताया कि सरकार मिशन परिवार विकास लॉन्च किया है 2015। सबका साथ सबका विकास, परिवार के विकास से, मिशन परिवार विकास। तो यहाँ पर ये जो मिशन परिवार विकास है ये उन 7 राज्यों में फोकस कर रहा है। कौन से 7 राज्य? जो मध्य भारत के हैं, जहां की जनसंख्या बहुत ज्यादा है, जहां की टोटल फर्टिलिटी रेट 3 से ज्यादा है,
उनके लगभग 146 डिस्ट्रिक्ट्स, इन 7 राज्यों के 146 जिलों में। और आपको पता होगा ये 7 राज्य कौन से हैं? तो यूपी, बिहार, राजस्थान, एमपी, छत्तीसगढ़, झारखंड और असम मिलाकर पूरे भारत की जो जनसंख्या है उसका 44% तो सिर्फ इन 7 राज्यों के इन चुनिंदा जिलों में है। इसलिए सरकार ने कहा कि इन हाई फोकस डिस्ट्रिक्ट्स पे हम मिशन परिवार विकास लॉन्च करें। तो मिशन परिवार विकास में बहुत सारे इनिशिएटिव्स हैं। फिलहाल के लिए मैं आपको कुछ मेन पॉइंट्स बता देता हूँ। वर्ल्ड पॉपुलेशन डे, जनसंख्या दिवस। पॉपुलेशन डे कब मनाया जाता है? जनसंख्या के लिए दिन। तो आपको पता है जनसंख्या दिवस जो हम मना रहे हैं वो 11 जुलाई को मनाया जाता है। लेकिन अब एक दिन काफी नहीं है, क्योंकि 1952 से प्रोग्राम चल रहा है लेकिन हमारी जनसंख्या कम नहीं हो रही। तो अब प्रोग्राम का जो एक दिन वाला था उसको पखवाड़े में बदल दिया, और पखवाड़े को आपको याद रखना फोर्टनाइट। तो 11 से 24 जुलाई अब वर्ल्ड पॉपुलेशन फोर्टनाइट के तौर पे मनाया जा रहा है। तो इससे 15 दिन पहले और इससे 15 दिन बाद में भी ये कार्यक्रम हो, ऐसा मिशन परिवार विकास में प्लान किया गया है। तो मिशन परिवार विकास में क्या हो रहा है? 15 दिन पहले यानी कि 27 जून से 10 जुलाई तक क्या होगा? दंपति संपर्क पखवाड़ा। कपल्स को कांटेक्ट किया जाएगा घर से घर जाकर। इसको कहते हैं मोबिलाइजेशन फोर्टनाइट। मोबिलाइजेशन मतलब जागरूकता। यहाँ लोगों को जागरूक करने के लिए घर घर जाएं स्वास्थ्य कार्यकर्ता, इन 15 दिनों में उनको जागरूक करें। तो 15 दिन पहले मोबिलाइजेशन फोर्टनाइट या इसको दंपति संपर्क पखवाड़ा। और इसके साथ साथ 11 से 24 जुलाई तक जो कि जनसंख्या स्थिरता पखवाड़ा, पॉपुलेशन स्टेबलाइजेशन फोर्टनाइट, जनसंख्या को स्थिर बनाने के लिए कि जनसंख्या ना बढ़े ना घटे, जितनी है उतनी रह जाए। इसको कहते हैं रिप्लेसमेंट लेवल, यानी कि जितने पैदा हुए उतने कम भी हो गए, यानी कि वो चल बसे, तो जनसंख्या बढ़ेगी ही नहीं, खेतों का बंटवारा होगा ही नहीं, प्रॉपर्टी के लिए झंझट होगा ही नहीं। सो यहाँ मिशन परिवार विकास के बारे में आपको याद रख लेना है, 2015 में ये लॉन्च हुआ। अब बेसिकली कई और क्वेश्चंस पूछते हैं कि फैमिली प्लानिंग की बेस्ट चॉइस किस पर्टिकुलर पर्सन के लिए, कौन सा कॉन्ट्रासेप्टिव बेस्ट। सो आपको याद रखना बेस्ट कॉन्ट्रासेप्टिव फॉर अ 20-year-old नलीपेरेंस। नल मतलब 0, पैरा मतलब पास्ट प्रेगनेंसी, वायबिलिटी से आगे की। तो जिसने पास्ट में प्रेगनेंसी का हिस्ट्री नहीं है तो उस लेडी के लिए सबसे बेस्ट कॉन्ट्रासेप्टिव क्या है? क्या ये IUCD, इंट्रा यूट्राइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस, यानी कॉपर की है क्या पिल्स, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स जो कि कंबाइंड पिल्स होती है, माला डी या माला एन, या मेल या फीमेल कॉन्डोम्स जो कि बैरियर मेथड्स कहलाते हैं, यानी कि ये बैरियर पैदा कर देते हैं, यानी कि स्पर्म जो है वो इजैकुलेट होकर वजाइना में जाएंगे ही नहीं, तो ओवम से फ्यूज हो ही नहीं सकते और फर्टिलाइजेशन। या फोम टैबलेट्स, ये टैबलेट्स इंट्रावाजाइनली यूज की जा सकती है, जिसके अंदर स्पर्मिसाइडल, स्पर्म को मारने वाली स्पर्मिसाइडल जेलीज हो सकती है जो स्पर्म को किल कर सकती है, तो प्रेगनेंसी नहीं होगी। आंसर दीजिए। सो नलीपेरस वीमेन के लिए बेस्ट कॉन्ट्रासेप्टिव क्या होगा? जिसने एक बार भी कंसीव नहीं करा है, प्रेग्नेंट नहीं हुई है, तो यानी कि पहली प्रेगनेंसी को डिले करने का तरीका क्या होगा? आंसर, बेस्ट आंसर यहाँ पर क्या है? बेस्ट आंसर यहाँ पर होगा पिल्स, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स। ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स बेस्ट आंसर होगा इस महिला के लिए। इसके साथ साथ यदि आपको पूछते न्यूली मैरिड वीमेन के लिए भी पूछते तो भी आप बता देते यही पिल्स ही बेस्ट चॉइस रहती। अब यहाँ पर ये जो माला डी या माला एन जो गवर्नमेंट सप्लाई में होती है, ये व्हाइट गोलियां और जो ये डार्क गोलियों वाला
पत्ता नजर आ रहा है आपको। सो माला डी के अंदर कंबाइंड ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स। सो कंबाइंड का मतलब क्या है, यहाँ पर इसमें दो हार्मोन है, एक है ईस्ट्रोजन और एक है प्रोजेस्टेरॉन, तो इसलिए नाम पड़ा कंबाइंड पिल्स। और ये जो व्हाइट टाइप वाली गोलियां ये मोनोफेजिक ही होती है, यानी कि फिक्स मात्रा रहती है, ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन की घटती बढ़ती नहीं है। मार्केट के अंदर बाइफेजिक ट्राइफेजिक भी आती है। अब यहाँ पर आप देखोगे कि जो प्रोजेस्टिन डेरिवेटिव है वो है लिवोनॉजेस्टेरॉन, और जो ईस्ट्रोजन है वो है इथनिल ईस्ट्रेडायोल, और साथ में यहाँ पर है फेरस फ्यूमरेट। फेरस सल्फेट भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पर है फेरस फ्यूमरेट। तो आप देखोगे कि इस टैबलेट्स के पैक के अंदर कितनी टैबलेट्स होती है, टोटल टैबलेट्स कितनी होती है, ऐसा क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो टोटल टैबलेट्स होती है 28, एवरेज 28 दिन का साइकिल मान के चलते हैं लेडीज में, इसीलिए। अब इसमें से जो ये व्हाइट वाले टैबलेट्स की 3 लाइंस है, हर लाइन में 7 टैबलेट्स, तो टोटल जो हार्मोनल पिल्स होती है, जो हार्मोन कंटेनिंग पिल्स होती है वो कितनी होती है, 21, और जो 7 होती है वो क्या होती है, आयरन एंड फॉलिक एसिड की टैबलेट्स। अब यहाँ पर इन आयरन और फॉलिक एसिड की टैबलेट्स को दे रहे हैं क्योंकि इसी टाइम पे लेडी को उसका साइकिल आ जाएगा, उसका साइकिल आएगा। अब ये पिल्स कब स्टार्ट करनी, पिल्स स्टार्ट करने का टाइम क्या, कोई भी कॉन्ट्रासेप्टिव स्टार्ट करने से पहले देखना है कि लेडी करंटली प्रेग्नेंट है या नहीं। तो जो साइकिल के पहले 10 दिन है, फर्स्ट 10 डेज ऑफ साइकिल, वहां पे फर्टिलिटी के चांस कम है, और इसमें से ही फर्स्ट 5 डेज जो होगा वो मेंस्ट्रुअल फेज होगी, तो वहां प्रेगनेंसी के चांस नहीं के बराबर। और आइडियली आपको पूछा जाए तो कौन से दिन शुरू कर देनी चाहिए, साइकिल के फर्स्ट डे, जिससे लास्ट वाले 7 दिन में ये हार्मोनल पिल्स मिले। अब मार्केट में कई पिल्स है जहां 21 पिल है टोटल, और 7 दिन जो है वो पिल फ्री पिल, और मार्केट में कई कमर्शियल दवा और पिल्स है जिसमें 28 के 28 हार्मोनल पिल्स। लेकिन हम गवर्नमेंट सप्लाई में आने वाले इस पिल्स के बारे में देखें तो इस पिल्स के बारे में आपको बताना है कि मेंस्ट्रुअल साइकिल के पहले दिन से स्टार्ट करना बेहतर है, पहले से 10वें दिन के बीच कभी भी ये किया जा सकता है। और एग्जाम में आपको ऐसी रेंज वाला ऑप्शन दिया ही नहीं, रेंज वाला ऑप्शन दिया ही नहीं कि कब स्टार्ट करनी है ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स, कब स्टार्ट करनी है, और ऑप्शन में 1, 5, 7 या फर्स्ट 10 डेज ऐसा दिया हुआ मिले, फर्स्ट 10 डेज ऐसा दिया हुआ मिले तो बेटर ऑप्शन होगा। जहां रेंज दी हुई है फर्स्ट 10 डेज, वो बेस्ट ऑप्शन। बाकी यहां पर एक्चुअली आइडियली जो होगा वो होगा फर्स्ट डे ऑफ मेंस्ट्रुएशन। अब इस माला डी के अंदर हार्मोन की मात्रा क्या है ऐसा पूछे आपसे, तो हालांकि मोनोफेजिक में फिक्स रहती है, डाइफेजिक या ट्राइफेजिक में ये घटती बढ़ती रहती है। लिवोनॉजेस्टेरॉन जो कि प्रोजेस्टिन है, उसकी मात्रा है 15 मिलीग्राम। 15 मिलीग्राम को आप 150 माइक्रोग्राम भी कह सकते हैं। और जो ईस्ट्रोजन है, इथेनिल ईस्ट्रेडायोल, उसकी मात्रा है 0.03 मिलीग्राम, यानी कि आप इसको 30 माइक्रोग्राम भी कह सकते हैं। 1 पिल पर डे, लास्ट 7 वाली आयरन टैबलेट्स। बेटर स्टार्ट ऑन फर्स्ट डे ऑफ मेंस्ट्रुअल, और फर्स्ट डे वाला नहीं हुआ तो 5th डे भी स्टार्ट कर सकते। अब लेडी पिल लेना भूल जाती है, ये डिपेंड करेगा कि वो फर्टाइल पीरियड था तो एडिशनल प्रोटेक्शन यूज करना जरूरी है, वरना प्रेगनेंसी हो सकती है। अब लेडी पहले दिन पिल भूल गई तो दूसरे दिन 2 ले सकती, यदि 3 दिन भूल गई तो दूसरे दिन 2 और चौथे दिन 2। लेकिन यदि वो 2 से ज्यादा पिल भूल गई है तो उसको डॉक्टर को कंसल्ट करना चाहिए कि प्रेगनेंसी अनप्रोटेक्टेड सेक्स यदि हुआ है इस दौरान तो प्रेगनेंसी मुमकिन हो सकती है। अब यहाँ पर कुछ और क्वेश्चंस देखते हैं हम, और यदि लैक्टेटिंग मदर्स की बात करें तो डिलीवरी के बाद जो लेडीज अपने बच्चे को दूध पिला रही है उनके लिए बेस्ट चॉइस क्या है, उनके लिए बेस्ट चॉइस क्या है। 1 पिल पर मंथ, ऐसे पिल्स भी आते हैं लॉन्ग एक्टिंग जिनको हम 1 पिल इन अ मंथ, 1 पिल इन अ 6 मंथ टाइप के ऐसे हर्बल पिल्स भी है।
एक होता है मिनी पिल, एक होता है कॉम्बिनेशन वाला जो हमने देखा था ओरल कंबाइंड कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स। सीक्वेंशियल में हार्मोन की मात्रा साइकिल्स के कुछ टाइम तक बढ़ेगी और फिर कुछ टाइम के बाद घट जाएगी, वो होती है सीक्वेंशियल। सो यहाँ पर जो लेडी डिलीवरी के बाद बच्चे को दूध पिला रही है उसको कॉन्ट्रासेप्टिव कौन सा एडवाइस करना चाहिए? देखिए, डिलीवरी के बाद प्रेगनेंसी की संभावनाएं तो आप देखें तो 4th to 6th वीक ऑनवर्ड्स प्रेगनेंसी की संभावनाएं हैं। इसलिए अपन देखते हैं कई कई घरों के अंदर बच्चों के अंदर फिक्स 9 महीने का ही अंतराल या 10 महीने का अंतराल होता है। लेकिन जो आपको पूछा जाए कि लैक्टेशन एज ए नेचुरल कॉन्ट्रासेप्शन कितने मंथ्स प्रोटेक्शन देता है लैक्टेशन, तो आप कहते हैं लैक्टेशन जो है वो 6 मंथ तक कॉन्ट्रासेप्टिव इफेक्टिवनेस दे सकता है 98% महिलाओं जो कि एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीड कर रही है, और ये जो प्रेगनेंसी हम जल्दी देखते हैं वो सिर्फ 2% महिलाओं में देखा जाता है। लेकिन जो ईस्ट्रोजन है वो मिल्क प्रोडक्शन के साथ इंटरफेयर कर सकता है यदि हमने लेडी को कंबाइंड पिल दी। इसीलिए हम सिरप क्या देंगे? प्रोजेस्टेरॉन। सिरप क्या दे सकते हैं लैक्टेटिंग मदर्स को? प्रोजेस्टेरॉन। सो उसको हम कहते हैं प्रोजेस्टेरॉन ओनली पिल्स, POP, जिसमें सिर्फ प्रोजेस्टेरॉन है, प्रोजेस्टेरॉन ओनली पिल्स। सो प्रोजेस्टेरॉन ओनली पिल्स यहाँ ऑप्शन में है नहीं, तो यहाँ ऑप्शन सही करना है मिनी पिल। मिनी मतलब कम। इस प्रोजेस्टेरॉन ओनली पिल्स में सिर्फ प्रोजेस्टेरॉन होता है और उसकी मात्रा बेहद कम होती है जो लैक्टेशन के साथ इंटरफेयर नहीं करेगा। इसीलिए जिन महिलाओं को ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स कॉम्बिनेशन में ईस्ट्रोजन नहीं दिया जा सकता उनके लिए मिनी पिल या प्रोजेस्टेरॉन ओनली पिल्स जो है वो एक बेटर चॉइस। अब ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स यानी कि कंबाइंड ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स किन को दिया जा सकता है और किन को नहीं दिया जा सकता, तो स्पेशली आपको याद रखना जिन महिलाओं को हाइपरटेंशन है, कोरोनरी आर्टरी डिजीज है, ओबेसिटी है, या कोई पहले की कैंसर की हिस्ट्री है, या डीप वेन थ्रोम्बोसिस है, या जिसकी उम्र 35 साल से ऑलरेडी ज्यादा है, या जिसको डायबिटीज है, इन महिलाओं को ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स में विशेष तौर से ईस्ट्रोजन कंटेनिंग पिल्स नहीं दे सकते। तो उनके पास विकल्प क्या है? या तो प्रोजेस्टेरॉन ओनली पिल्स या फिर कोई और दूसरा अल्टरनेटिव जैसे कि कॉपर टी या बैरियर मेथड्स इत्यादि। अब यहाँ पर आपको ऑप्शंस पता चला कि लैक्टेटिंग मदर्स के लिए पिल यदि देनी पड़े तो मिनी पिल, लेकिन पिल जरूरी नहीं है। हम चाहते हैं कि उनको कॉपर टी भी लगा सकते हैं क्योंकि एक बच्चा तो हो गया अंतराल के। अब दूसरी हार्मोनल पिल्स के अंदर आजकल आपने हर्बल के बारे में सुना होगा, नॉन स्टीरॉइडल नॉन हार्मोनल ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स छाया। गवर्नमेंट इसी को मार्केट कर रही है और इसको वंस अ वीक पिल भी कहते हैं। एक गोली एक वीक में लेनी है एक बार, और ये जो है ये ईस्ट्रोजन एंटागोनिस्ट है, सेंटक्रोमन टैबलेट्स। और कैसे लेनी है ये गोली? तो शुरुआत के 3 महीने हैं वहां पर तो हफ्ते में 2 बार लेनी है, 2 बार हफ्ते में, शुरुआत के 3 महीनों में। और जब 3 महीने पूरे हो जाए तब चौथे महीने से क्या करना है? सिर्फ हफ्ते में एक बार। सो ये भी एक नॉन हार्मोनल कॉन्ट्रासेप्टिव का ऑप्शन है। अब आपको कई बार पूछ सकते हैं इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स, ई पिल या आई पिल, ये भी कंसंट्रेटेड हार्मोन वाली पिल होगी और इसमें 0.75 मिलीग्राम लीवोनॉर्जेस्टेरॉल रहता है, 0.75 मिलीग्राम लीवोनॉर्जेस्टेरॉल, और ये इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्शन में यूज की जाती है। इसको अनवांटेड 72 नाम से भी जानते हैं, इसलिए ये अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स के 72 आवर्स के अंदर ली जा सकती है। और अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स के 5 दिन तक कॉपर
कॉपर टी को भी इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव के तौर पे यूज किया जा सकता है। तो यहाँ पर जितने भी बेसिक क्वेश्चंस बनते थे मैं आपको बता, लेकिन यहाँ पर कि ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव के अंदर मौजूद ईस्ट्रोजन जो है वो कार्सिनोजेनिक हो सकता है। तो कौन सा नियोप्लाज्म, which of the following neoplasm has been associated with use of oral contraceptives? बहुत बार आता है ये सवाल, बहुत बार एग्जाम में ये सवाल पूछा जाता है। तो आपको बताना है कौन सा नियोप्लाज्म, ब्रेस्ट कैंसर, ओवेरियन कैंसर, एंडोमेट्रियल कैंसर या हेपेटिक एडिनिमा। और इवन कई बार इसमें सर्वाइकल कैंसर भी ऑप्शन लिखा हुआ हो सकता है, कुछ लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। तब आंसर दीजिए फटाफट, क्या आंसर होगा इसका? तो आपको आंसर बताना है ब्रेस्ट के अंदर लंप जैसा फील होना, लंप इन द ब्रेस्ट एंड ब्रेस्ट कैंसर की रिस्क ज्यादा होगी लेडी को जो लंबे टाइम तक ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स, स्पेशली कंबाइंड ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स जिसमें ईस्ट्रोजन है। क्योंकि ईस्ट्रोजन नॉर्मली क्या करता है, हमें याद है, ईस्ट्रोजन जो है वो हाइपरप्लेजिया करता है। हाइपरप्लेजिया मतलब सेल के डिविजन्स को इंक्रीज कर देता है। सो यहाँ आपको आंसर दे देना है ब्रेस्ट कैंसर। अब इसके अलावा जब हम बेसिक और कंसेप्ट्स देखें तो कुछ और क्वेश्चंस पूछे जा सकते, जैसे कॉन्ट्रासेप्शन चॉइस फॉर ए पोस्टपार्टम विलेज वीमेन विद वन चाइल्ड, गांव में रह रही है, बार बार गोली वगैरह के सप्लाई नहीं हो, ऐसी महिला को क्या बेस्ट चॉइस हो सकता है जिसकी एक बच्चा ऑलरेडी है और बच्चों के बीच अंतराल जो है वो 2 से 3 साल का स्पेसिंग होना चाहिए। बच्चों के बीच गैप को हम कहते हैं स्पेसिंग, 2 to 3 इयर्स का स्पेसिंग होना चाहिए। तो ऐसे गांव में रहने वाली महिला के लिए हम क्या सजेस्ट करें? सो आपको याद रखना है बैरियर, यानी इसमें तो हमने देखा कॉन्डोम वगैरह आएंगे, कॉपर टी, इंट्रा यूट्राइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस या स्पर्मिसाइडल जेली वाला स्पंज जैसे वजाइनल स्पंज टुडे इत्यादि, या ओरल पिल्स, ओरल कंबाइंड कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स, माला डी या माला एन जैसे। क्या आंसर होगा? वेरी गुड। आपको याद रखना जिस महिला के एक बच्चा हो चुका है उसके लिए बेस्ट कॉन्ट्रासेप्टिव स्पेसिंग के लिए बेस्ट कॉन्ट्रासेप्टिव क्या है? तो आपको आंसर देना है कॉपर टी, कॉपर टी। अब बेस्ट कॉन्ट्रासेप्टिव क्यों है? क्योंकि ये रिवर्सिबल है और इमीडिएट बच्चा नहीं चाहिए, 2 से 3 साल आराम से, लॉन्ग एक्टिंग भी और मिनिमम साइड इफेक्ट्स भी होते हैं इसके। सो अब यहाँ हमें कॉपर टी के बारे में कई सवाल पूछ सकते हैं। कॉपर टी के बारे में क्या क्या सवाल पूछ सकते हैं वो आपको याद रखना। सो बेसिकली हम कॉपर टी में से भी आपको पूछे कि कौन सी कॉपर टी 10 साल बाद रिप्लेस की जाती है, यानी कि 10 साल तक प्रोटेक्शन दे सकती है। कई बार आता है ये क्वेश्चन और ये रिसेंट क्वेश्चन, और मैं आपको बता दूं कि जैसे एक लेडी को डिलीवरी होती है तो पोस्टपार्टम पीरियड में, पोस्टपार्टम यानी कि डिलीवरी के बाद, पोस्टपार्टम यानी कि पीपी, आईयूसीडी, पोस्टपार्टम इंट्रा यूट्राइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस डिलीवरी के वक्त ही लगा देना है। कब? 15 मिनट बाद डिलीवरी के 15 मिनट बाद भी ये लगाया जा सकता है, लेकिन गवर्नमेंट कहती है कि डिलीवरी के 48 आवर्स के अंदर अंदर तो ये लग जाना चाहिए। तो सरकार अभी उन महिलाओं को जागरूक कर रही है कि एक बच्चा हो गया, अगला बच्चा जो है उसके बीच अंतराल होना चाहिए। तो पोस्टपार्टम आईयूसीडी मतलब लेबर रूम से या डिस्चार्ज होने तक कॉपर टी लगा के ही जाए। जस्ट 5 से 10 मिनट का प्रोसीजर है, कॉपर टी लगवाओ और अनवांटेड गर्भ से छुटकारा पाए। तो पीपीआईयूसीडी, पोस्टपार्टम इंट्रायूट्राइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस के तौर पे कौन सी कॉपर टी का इस्तेमाल किया जाता है जो 10 साल तक प्रोटेक्शन देती है? और कब लगाई जाती है? तो नॉर्मली डिलीवरी के 48 घंटे के अंदर अंदर लगानी चाहिए और ये डिलीवरी के बाद 15 मिनट के अंदर से लगाना शुरू कर सकते हैं। तो 380A, आपको एक नाम याद रखना है, 380A। तो कॉपर टी 380A जो है वो 10 इयर्स तक प्रोटेक्शन देती है। इसका आंसर है कॉपर टी 380A। सो पीपीआईयूसीडी के अंदर भी अभी कौन सी कॉपर टी एडवाइस कर रहे हैं? 380A।
अब इन कॉपर टी पे आपको कई क्वेश्चन पूछ सकते हैं, कॉपर टी से संबंधित कई क्वेश्चंस। कैसे? ये कॉपर टी 200 या कॉपर टी 380 ए में जो ये 200 लिखा है, ये या ये 380 लिखा है, ये क्या है? क्या ये इसकी लंबाई है मिलीमीटर में, लेंथ? क्या ये कॉपर का वेट है? क्या आपको आंसर देना है इस बात का। ये जो 200 या 380 लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या? या ये कॉपर वायर की लंबाई है, जो कॉपर वायर लपेटा रहता है कॉपर टी के स्टेम में, उस कॉपर वायर की लंबाई है क्या ये? नहीं, नहीं। तो ये है क्या? जैसे आप देखोगे यहाँ पर ये कॉपर टी नाम इसलिए पड़ा कि टी शेप का डिवाइस है। जैसे यहाँ इसका नाम है कॉपर टी 200, तो ये कॉपर यहाँ पे लपेटा हुआ है इसके स्टेम पे। ये क्या है? स्टेम यानी कि तना। और ये जो इसके क्या है? विंग्स यानी कि आर्म्स। यहाँ ये जो कॉपर वायर लपेटा हुआ है, ये क्या 200 सेंटीमीटर या इंच लंबा है क्या? नहीं। तो आपको याद रखना है कि जो कॉपर का सरफेस एरिया है, सरफेस एरिया, ये क्वेश्चन कई बार पूछा हुआ है, सरफेस एरिया ऑफ कॉपर इन मिलीमीटर क्यूबिक मिलीमीटर। क्यूबिक मिलीमीटर में वो कॉपर वायर का टोटल सरफेस एरिया कितना है, वो ये नाम के आगे लिखा हुआ है। तो 200 क्यूबिक मिलीमीटर तांबे का ये वायर यहाँ पे लिखा हुआ है। और ये जो थ्रेड है, ये लेडी को हम पाल्पेट करने के लिए कहते हैं वजाइना के थ्रू। यदि ये थ्रेड मिसिंग हो गया तो कॉपर टी एक्सपेल आउट हो गई होगी, इसके चांसेस बनते हैं। अब कॉपर टी का शेप टी शेप है। ये है कॉपर टी 380A जो 10 साल तक चलती है, मैंने बताया। इसमें तो वायर यहाँ पर आर्म्स में भी लगाया हुआ। सो कॉपर टी 200 कितने साल तक प्रोटेक्शन दे सकती है? तो आपको आंसर देना है 3 इयर्स। एक आती है कॉपर टी 200B, वो कितने दे सकती है? 4 इयर्स। ऐसे ही यहाँ पर इस तरीके का एक शेप होता है, इसको हम कहते हैं मल्टी लोड। ये जो शेप बना हुआ धनुषाकार, ये कहलाता है मल्टी लोड। मल्टी लोड का मतलब है कि ज्यादा वायर लपेटा जा सकता है यहाँ पर, मल्टी लोड। और कॉपर टी मल्टी लोड ML, शॉर्ट में लिखा होगा ML, मल्टी लोड 250 जो 3 इयर्स तक प्रोटेक्शन, मल्टी लोड 375 जो 5 इयर्स तक प्रोटेक्शन, और कॉपर टी 380A वो 10 इयर्स तक प्रोटेक्शन। और ये इस प्रकार का है जिसमें कैप्सूल बना हुआ होगा, तो इस कैप्सूल के अंदर जो है वो हार्मोन भरा हुआ है। और हार्मोन कौन सा भरा हुआ है? तो आपको याद रखना है लीवोनॉर्जेस्टेरॉल। कौन सा हार्मोन? लीवोनॉर्जेस्टेरॉल। और ये हार्मोन कंटेनिंग कॉपर टी है, लीवोनॉर्जेस्टेरॉल कंटेनिंग इंट्रायूट्राइन सिस्टम। जैसे ये ट्रेड नेम है मिरीना, और ये हार्मोनल कॉन्ट्रासेप्टिव मिरीना बेहद इफेक्टिव है क्योंकि इसमें हार्मोन भी है। ये लगभग ट्यूबेक्टोमी से भी ज्यादा असरदार है। और मिरीना यानी कि हार्मोनल कॉन्ट्रासेप्टिव कितने साल तक प्रोटेक्शन देती है? तो आपको बताना है 7 इयर्स। क्या बताना है? 7 इयर्स। अब यहाँ पर कॉपर टी कब इंसर्ट की जानी चाहिए? कॉपर टी इंसर्ट करने के बाद लेडी को क्या हेल्थ एजुकेशन देनी चाहिए? कॉपर टी के कितने जनरेशन होते हैं, ऐसा आपको पूछा जा सकता है। सो पहले जब इंट्रायूट्राइन डिवाइसेस आए थे तो ये कॉपर डिवाइसेस नहीं थे। यहाँ पर एक डबल एस शेप का ऐसा एक डिवाइस होता था जिसको हम कहते थे लिपीज लूप। लिपीज लूप वो यूट्रस में इंसर्ट किया गया था, तो वो कहलाता है इंट्रायूट्राइन डिवाइसेस का पहला जनरेशन, फर्स्ट जनरेशन लिपीज। लेकिन जो कॉपर कंटेनिंग डिवाइसेस है वो है सेकंड जनरेशन। तो आपको क्वेश्चन पूछा जाए कि कॉपर टी 200, कॉपर टी 200B, मल्टी लोड 275, मल्टी लोड 350 या फिर 380A, ये कौन से जनरेशन के इंट्रायूट्राइन डिवाइसेस है? तो जो भी कॉपर कंटेनिंग है वो सेकंड जनरेशन है। तो थर्ड जनरेशन में और क्या एडवांसमेंट आया? उसके अंदर हार्मोन भर दिया। क्या भर दिया? हार्मोन। तो अभी जो न्यूअर आ रहे हैं जिनके साइड इफेक्ट काफी कम है, वो है थर्ड जनरेशन। और इसके अंदर आप देखोगे कि प्रोजेस्टेरॉन कंटेनिंग इंट्रायूट्राइन सिस्टम, जो अभी देखा था मैंने, LNG, IUS, लीवोनॉर्जेस्टेरॉल इंट्रायूट्राइन सिस्टम, मिरीना, ये काफी प्रचलित।
और अब तो क्या हो गया है, फ्रेमलेस डिवाइस आ रहे हैं, 4th जनरेशन की आ गई है इंट्रा यूट्राइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस की, कि ऐसा मल्टीलोड जैसा या टी जैसा होना ही जरूरी नहीं, ऐसे रिंग्स जैसा बना हुआ आता है, वो कोई भी शेप में आ जाता है, जिसको फ्रेमलेस, मतलब कोई फ्रेम की जरूरत ही नहीं, वो है 4th जनरेशन इंट्रायूट्राइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस। अब कॉपर टी कब इंसर्ट करनी चाहिए, तो एक नेगेटिव प्रेगनेंसी टेस्ट के बाद तो कभी भी, लेकिन फॉर्मूला वही है, पहले 10 डेज में ये सेफ है, साइकिल के पहले 10 डेज में सेफ है। इवन मेंस्ट्रुएशन के दौरान भी ये इंसर्ट कर सकते हैं। कुछ लोग कहते थे कि सर डिलीवरी के तुरंत बाद या फिर लेबर के ट्यूबेरियम में इंसर्ट करेंगे तो इसका एक्सपल्शन हो जाएगा, लेकिन एक्सपल्शन की रेट के अंदर कोई फर्क नहीं है, चाहे आप मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान करो या ट्यूबेरियम के दौरान करो। इसीलिए अब आपको इसमें कोई कंफ्यूज नहीं होना है। ये न्यू रिसर्च के जो फाइंडिंग्स है वो आपको बताते हैं कि साइकिल के पहले 10 दिनों के अंदर कॉपर टी इंसर्ट करना चाहिए। अब लेडी को थ्रेड पाल्पेट करने के लिए अपने को बताना है, यदि थ्रेड मिसिंग है या ज्यादा तेज एब्डोमिनल पेन हो रहा है या फाउल स्मेलिंग वजाइनल डिस्चार्ज है, तो जाके डॉक्टर को दिखाना है। तो कॉम्प्लिकेशंस क्या हो सकता है, कॉमनेस्ट कॉम्प्लिकेशंस क्या है आईयूडी का, यानी कि इंट्रायूट्राइन डिवाइसेस कॉपर टी का, तो आपको पूछा जा सकता है पेन, ब्लीडिंग, परफोरेशन, यूट्रस के अंदर धस जाए ये टी, परफोरेशन, या फिर इक्टोपिक, क्योंकि यूट्रस के अंदर जगह नहीं है, इसके बावजूद यदि प्रेगनेंसी हो जाती है कॉपर टी लगी हुई, तो ये प्रेगनेंसी यूट्रस के बाहर फैलोपियन ट्यूब में रह सकती है। सो यूट्रस से बाहर प्रेगनेंसी आउटसाइड यूट्रस, प्रेगनेंसी आउटसाइड द यूट्रस इज नोन एज इक्टोपिक प्रेगनेंसी। और इक्टोपिक कॉमनली कहाँ होती है, फैलोपियन ट्यूब में, और फैलोपियन ट्यूब में होने वाली 55% प्रेगनेंसी कहाँ पे होती है, एम्पुला में, क्योंकि फर्टिलाइजेशन कहाँ पे होता है, एम्पुला। तो जो टोटल इक्टोपिक प्रेगनेंसी है उसकी 97% प्रेगनेंसी जो है वो फैलोपियन ट्यूब में ही होती है। सो कॉपर टी लग गई तो कॉमनेस्ट साइड इफेक्ट क्या है, तो आपको बताना ब्लीडिंग। ये शुरुआत के कुछ साइकिल्स में नजर आ सकती है, इसलिए लेडी को बताना चिंता करने की बात नहीं है, कॉपर टी की वजह से ब्लीडिंग होना एक कॉमन साइड इफेक्ट है। अब जब अपने से और क्वेश्चंस पूछे, सो मोस्ट अप्रोप्रिएट टाइम, जिसके बारे में मैंने आपको बताया, ड्यूरिंग और विदिन first 10 days of menstruation, about midst of the cycle, just before the menstruation, any time of the menstruation. So best answer यहाँ पर क्या है, during or within first 10 days of menstrual cycle, first 10 days of menstrual cycle. अब यहाँ पर जब हम पूछे कि आजकल गवर्नमेंट एक इंजेक्टेबल प्रोग्राम्स के तौर पर इसको रन कर रही है, अंतरा कार्यक्रम, सुना होगा आपने अंतरा कार्यक्रम, और इस इंजेक्शन के अंदर जो हार्मोन यूज हो रहा है उसका नाम है डीएमपीए। सो व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ इंजेक्शन डीएमपीए इन अंतरा, फटाफट से कमेंट करिए। डाइमिथाइल प्रोजेस्टेरॉन एसीटेट, डाइमिथाइल मोनोप्रोजेस्टेरॉन एसीटेट, डेपोमेट्रॉक्सी प्रोजेस्टेरॉन एसीटेट, डेपो मिथाइल प्रोजेस्टेरॉन एसिड, यस, डीएमपीए की फुल फॉर्म। तो आप सभी जानते होंगे डीएमपीए यानी कि डेपो मतलब एक साथ दिया जाने वाला, प्रोजेस्टेरॉन का एक टाइप है मेट्रॉक्सी प्रोजेस्टेरॉन एसीटेट। सो डेपो मेट्रॉक्सी प्रोजेस्टेरॉन एसीटेट, डीएमपी की फुल फॉर्म। अब ये इंजेक्शन अंतरा कितने महीने के लिए प्रोटेक्शन देता है, ऐसा आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है। अंतरा कार्यक्रम, और ये फैमिली प्लानिंग का लोगो मैंने आपको बताया था, उल्टा लाल कलर का ट्रायंगल, और इसके अंदर ये जोड़ी बनी हुई है, जिस जोड़ी को हम कह रहे थे जोड़ी जिम्मेदार जो प्लान करे परिवार। सो अंतरा कार्यक्रम के तहत इंट्रामस्कुलर यूज किया जाता है, ये इंजेक्शन डीप आईएम लिया जाता है, और ये इंजेक्शन जो है वो 150 मिलीग्राम का होता है, 1 ml में 150 मिलीग्राम, और ये सिंगल यूज का एक इंजेक्शन आता है। अभी कितने महीने प्रोटेक्शन देता है, तो आपको बताना 3 महीने, 3 मंथ्स, 3 मंथ्स यानी कितने डेज, 90 डेज, और ये साइकिल के पहले 5 दिनों के अंदर लगा लेती है। तो ये पीएससी पे लगता है, इवन आशा सहयोगिनी और आंगनवाड़ी वर्कर मोटिवेट करते हैं, तो इन्हें भी इंजेक्शन
होम विजिट में भी लेडी के लगा सकते हैं। तो कार्यक्रम अंतरा इंजेक्शन कोई नया नहीं है, डीएमपीए पहले से ही प्रचलित है। अब कार्यक्रम को नाम दिया अंतरा। अंतरा मतलब अंतर, बच्चों के बीच अंतर रखने के लिए। ऐसे एक और इंजेक्शन यूज किया जाता था पहले, और उस इंजेक्शन का नाम था नेट एन। नेट एन, नेट एन क्या था? नॉर्थिस्टेरॉन इनएंटेट। नॉर्थिस्टेरॉन इनएंटेट ये 200 मिलीग्राम होता है। ये 2 मंथ्स यानी कि 60 डेज तक प्रोटेक्शन देता है। तो यहाँ बेसिक जानकारियां आपको इंजेक्टेबल हार्मोन के डेपो प्रिपरेशन, विशेष तौर से डीएमपीए या अंतरा के बारे में आपको याद रख लेनी है। और ये सबक्यूटेनियस प्रिपरेशन भी आती है इसकी, लेकिन यहाँ पर बेसिक बेनिफिट क्या है कि एस्ट्रोजन से हमने देखा कि ब्रेस्ट कैंसर की रिस्क ज्यादा है। तो ये डीएमपीए जो हम दे रहे हैं, डेपोमेट्रोक्सी प्रोजेस्टेरॉन, ये इवन लैक्टेटिंग मदर्स के लिए भी सेफ हो सकता है, और इट डज नॉट इंक्रीज द रिस्क ऑफ ब्रेस्ट कैंसर। और जो मैंने आपको बताया नॉर्थिस्टेरॉन इनएंटेट नेट एन, ये 200 मिलीग्राम दिया जा सकता है 60 दिन यानी कि 2 मंथ्स के लिए। ये होते हैं लॉन्ग एक्टिंग इंजेक्टेबल हार्मोनल कॉन्ट्रासेप्टिव्स। और ऐसे ही ये भी इंट्रामस्कुलर दिया जाता है और साइकिल के पहले 5 दिनों के अंदर। अब यहाँ आपको पूछा जाए कुछ बैरियर के तरीके, बैरियर में रुकावट, कॉन्डोम के अलावा इसमें क्वेश्चन आते हैं। आपको पूछा जाए ये क्या है, तो आपको बताना ये सर्विक्स पे लगने वाली एक कैप, इसको हम कहते हैं सर्वाइकल कैप। सर्वाइकल कैप, जैसे आप इस डायग्राम में देख रहे हो, ये सर्विक्स है और ये कैप यहाँ पे फिट हो गई है। तो सेक्सुअल इंटरकोर्स के बाद वजाइना से जो स्पर्म जा रहे होंगे वो यूट्रस में और फिर फैलोपियन ट्यूब में नहीं जा पाएंगे, और ये एक बैरियर का काम करेगी और कॉन्ट्रासेप्टिव के तौर पे इफेक्टिव। अब इससे मिलता जुलता ये एक और होता है, आप यहाँ पर देख रहे जो वजाइना के पोस्टीरियर फॉर्निक्स में लगता है, इसको कहते हैं डायफ्राम। क्या कहते हैं? डायफ्राम। तो डायफ्राम और सर्वाइकल कैप से जुड़े हुए क्वेश्चन, और डायफ्राम जो है वो वजाइनल वॉल में लगता है, जबकि सर्वाइकल कैप नाम से ही पता चलता है ये इस प्रकार से सर्विक्स पे कैप की तरह लगती है। अब क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा कि डायफ्राम को इंसर्ट करके अपनी जगह पर कितने आवर्स रखना है, क्योंकि तुरंत हटा लिया तो जो स्पर्म है उनकी लाइफ स्पैन जो है वो 48 आवर्स टू 72 आवर्स तक की होती है, और वो बाद में चले जाएंगे वजाइनल फ्लूइड से अंदर की तरफ यूट्रस में और प्रेगनेंसी हो जाएगी। इसलिए उसको तुरंत नहीं हटाना है। डायफ्राम को अपनी जगह पे कम से कम कितनी देर रखना है, ये क्वेश्चन पूछा गया है एग्जाम में। सो आपको याद रखना है डायफ्राम को सेक्सुअल इंटरकोर्स से 3 घंटे पहले तक लगा सकते हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको याद रखना है, इट हैज टू बी केप्ट फॉर एटलीस्ट 6 आवर्स आफ्टर द इंटरकोर्स। इंटरकोर्स के बाद डायफ्राम 6 घंटे तक वजाइनल वॉल में लगा हुआ रहना चाहिए, उससे पहले नहीं निकालना है। उससे पहले निकाला तो प्रेगनेंसी होने के चांसेस रहेंगे। ऐसा ही क्वेश्चन सर्वाइकल कैप के बारे में पूछा जाए तो, क्योंकि सर्वाइकल कैप लगाने के लिए गायनेकोलॉजिस्ट की मदद लगती है और सर्वाइकल कैप को लंबे टाइम तक रखा जा सकता है। आपको याद रखना है सर्वाइकल कैप जो है ये इंटरकोर्स से 8 घंटे पहले इंसर्ट की जा सकती है, और मैक्सिमम, क्योंकि उसके बाद इंफेक्शन का खतरा हो सकता है, मैक्सिमम अपनी जगह पे कितनी देर तक रख सकते हैं इसको सर्वाइकल कैप को, तो आपको बताना है कि इट कैन बी लेफ्ट इन प्लेस एज लॉन्ग एज 48 आवर्स। तो यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट चीजें आपको ध्यान से देखना है, ये है फैमिली प्लानिंग। अब फैमिली प्लानिंग के जो ये मेथड्स है, इनके जो फेलियर की रेट है वो देखते हैं अपन। फेलियर की रेट देखने के लिए हम क्या करते हैं, फेलियर की जो रेट है वो देखने के लिए हम क्या यूज करते हैं, फेलियर की रेट देखने के लिए हम एक इंडेक्स यूज करते हैं, और इस इंडेक्स का नाम है पर्ल इंडेक्स। क्या नाम है? पर्ल इंडेक्स। और ये पर्ल इंडेक्स क्या देखती है, ये देखती है 100 विमेन पर ईयर्स, 100 महिलाएं यानी कि विमेन 1 साल तक उस कॉन्ट्रासेप्टिव फॉर एग्जांपल कॉपर टी का इस्तेमाल करती है, तो उनमें से
प्रेगनेंसी फेलियर रेट क्या है? प्रेगनेंसी फेलियर रेट क्या है? प्रेगनेंसी फेलियर रेट क्या है? मतलब 100 महिलाओं ने कॉपर टी को 1 साल तक यूज करा, तो उसमें से मान लो 2 महिलाएं प्रेग्नेंट हो जाती है, तो कॉपर टी का पल इंडेक्स का परसेंटेज क्या हुआ? 2%। क्या हुआ? 2%। अब इसको मंथली भी देख सकते हैं। मंथली देखने के लिए क्या? 100 वीमेन पर ईयर, 100 वीमेन पर ईयर, इसकी जगह अपन क्या कर सकते हैं? 1200 वीमेन पर मंथ, 1200 वीमेन पर मंथ, 1200 वीमेन पर मंथ भी कर सकते हैं। सो बेसिकली ये बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हमने पढ़े वो थे डेमोग्राफी और फैमिली प्लानिंग के बारे में। और नेक्स्ट लेक्चर में हम एपिडेमियोलॉजी के बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पढ़ने वाले। तो चैनल के साथ बने रहिए, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें और पॉजिटिव रहे लाइफ के अंदर। अच्छा सोचें, अच्छा इंसान बने और टीचर्स की रिस्पेक्ट करना कभी नहीं भूलें। आप सभी इसी तरह से मेहनत करते रहिए और हमें सपोर्ट करने के लिए तहे दिल से शुक्रिया। थैंक यू ऑल ऑफ यू। सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू सो मच।